हेलो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विरासत एकेडमी में। मैं शिवम चौबे, आपका केमिस्ट्री मेंटर। जैसा कि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर ये 2 है। हम लोग काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे से पढ़ते हुए जा रहे हैं। चैप्टर 1 फिनिश हो चुका है। आज हमारा ये जो चैप्टर 2 है, सेकेंड जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, लास्ट लेक्चर है। और हमने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। और पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया उसको रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। उसको अगर हम रिकैप करें तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर आपको पता है कि मैंने क्या किया था कि जो भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं, कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, कब कहाँ पर क्या बनेगा, सारा चीज़ मैंने डिस्कस किया था। और उससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे सारे मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो फैराडेस लॉ भी हमने डिस्कस किया था। फैराडेस लॉ को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और फैराडेस लॉ जो होता है बेटा आपका दो लॉ था उनका, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहले वाले में आपने देखा था कि जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कितना डिपॉजिट होगा या फिर कितना लिबरेटेड होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था चार्ज के। ठीक है, चार्ज कितना आप दे रहे हो। उसी के साथ साथ बेटा हमने देखा था कि जो सेकेंड लॉ है वो सीरीज में अगर दो इलेक्ट्रोलाइट दो कंटेनर आपने रखा है तो वहाँ पे जो उनका रेशियो होगा, जो मास डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा, उनका जो रेशियो होगा उनके जो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर होगा। ये हमने देखा था। ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है। बेटा अब क्या होगा बेटा, देखो हमने उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा अगर हम आगे बढ़े तो आज का जो हमारा कहानी है वो बैटरी पर है। जैसे जितने भी चश्मिश लोग होते हैं उनको आप लोग चिढ़ाते हैं कि बैटरी ना, चिढ़ाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी पे एक्स्ट्रा मनी टू सी यू गाइस। ओके, तो देखो बेटा बैटरी जो होता है, ये हम उस बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मोबाइल है इसमें भी बैटरी लगता है। यहाँ पे जो जिस माइक का मैं यूज कर रहा हूँ वहाँ पर भी बैटरी है। तो बैटरी का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह के बैटरी होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोड में कौन सा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, क्या वहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉमर्शियल वोल्टेज सेल। जो कॉमर्शियल वोल्टेज सेल है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जो बैटरी होती है बेटा वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। उसकी जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको हम बैटरी को डिवाइड किए हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी के रूप में। जो प्राइमरी बैटरीज होती हैं बेटा, कैन नॉट बी रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। वो अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाते हैं वापस। ठीक है, by recharging, so when the reactants are consumed the battery is dead। इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, जो प्रथम सेल होते हैं, आपके प्राथमिक सेल जो होते हैं, अगर वहां पे आप रिचार्ज करोगे तो वो अपने जिस स्टेट में इनिशियल में थे वहां पर नहीं आएंगे बेटा। और वो अगर एक बार सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्योंकि वो रिचार्जेबल नहीं होता। प्राइमरी सेल्स आर नॉट रिचार्जेबल। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंडरी बैटरीज की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज बैटरीज या फिर रिचार्जेबल बैटरीज भी बोलते हैं। स्टोरेज बैटरीज या फिर रिचार्जेबल बैटरीज भी बोलते हैं बेटा यहाँ पर इसको हम। और द रिएक्शन इन दिस बैटरीज कैन बी रिवर्स्ड। ऐसे जो बैटरीज होते हैं वहां पर रिएक्शन जो होता है आपका रिवर्स हो सकता है। ठीक है, और 10 ऐसे जो बैटरी होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो रिचार्ज हो गए। अब हमने दो प्रकार के बैटरी को मैंने दो भागों में बांटा। ठीक है, एक प्राइमरी बैटरी है, एक सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी में एक बार उसके रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए तो वो रिचार्जेबल नहीं होता है, वो बैटरी आपका डेड हो जाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी है वहां पर क्या होगा बेटा, वो आपका रिचार्जेबल हो सकता है। वहां पर अगर वो कंज्यूम हो गया फिर से रिचार्ज करो, फिर से वो चलने लगेगा। जैसे कि हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल है, हम उसको रिचार्ज करते हैं, मतलब चार्ज तो करते हो ना उसको, वो रिचार्ज आप पैसे वाला मत देखिए यहाँ पे। तो जो प्राइमरी सेल्स हैं बेटा, अब यहाँ पर देखो जो प्राइमरी बैटरी है, ड्राई सेल्स एंड मरकरी सेल्स हो जाएंगे। सेकेंडरी और रिचार्जेबल बैटरी जो होती हैं दूसरा, और तीसरा है फ्यूल सेल। यही 3 हमें पढ़ना है इसमें। आज का हमारा जो मोटो है बेटा, आज का हमारा जो लक्ष्य है बेटा वो है
प्राइमरी सेल्स, ड्राई सेल्स एंड मर्करी सेल्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ सेकेंडरी और रिचार्जेबल बैटरीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद फ्यूल सेल्स के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फ्यूल सेल्स के बारे में भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बेटा अगर मैं आगे बढ़ूँ इसमें, तो देखो आगे हमारा क्या है, प्राइमरी सेल्स, यानी प्राइमरी सेल्स में आपका क्या है, ड्राई सेल्स एंड मर्करी सेल्स। ड्राई सेल्स एंड मर्करी सेल्स आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ बैटरी इज द ड्राई सेल। ड्राई सेल सबसे ज्यादा फैमिलियर है, ठीक है, जो कि जिसको हम और भी किसके नाम से जानते हैं, उसको और भी नाम से जानते हैं, विच इज ए कॉम्पैक्ट ऑफ लेकनांचे सेल नोन आफ्टर इट्स डिस्कवरर लेकनांचे। ठीक है, इनके नाम के आधार पे ये इसका नाम पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ पे नाम आपसे साइंटिस्ट का नाम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस सेल में होता है क्या बेटा, एनोड जो होता है जिंक होता है, एनोड पर क्या होता है, जिंक कंटेनर है, और कैथोड जो होता है बेटा आपका ग्रेफाइट रॉड है, जिसको सराउंडेड होता है पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन से। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं ड्राई सेल के बारे में बात करूं बेटा, तो ड्राई सेल में एनोड क्या होता है, जिंक का रॉड होता है, और कैथोड क्या होता है, कैथोड पर आप देखते हो कि ग्रेफाइट का रॉड होता है, जो कि जिसको चारों तरफ से हम लोग MnO2 और कार्बन से घेरे होते हैं, पाउडर्ड MnO2 और कार्बन से उसको हम लोग यहाँ पे घेरे होते हैं। जैसा कि आप ये फिगर में देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये देखो कार्बन का रॉड है, कैथोड हो जा रहा है, MnO2 कार्बन ब्लैक, और ये पेस्ट यहाँ पे है जिंक का, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एनोड भी है, जिंक का क्या है यहाँ पर ड्राई सेल में, एनोड भी है। तो जो स्पेस होता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो क्या होता है बेटा, वो मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का होता है। जो ये बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है वो क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, वहां पर पेस्ट होता है, किसका पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। ठीक है बेटा, आगे अगर हम बढ़े यहाँ पे, द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटेन अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कैथोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो एनोड पे रिएक्शंस हो रहे हैं, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका जो हमारा यहाँ पे जो आसान पार्ट हम कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे देख लो कि जिंक एनोड पे है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, मैंने बता रखा है। तो यहाँ पर देखो जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया है। कैथोड पे देखो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, यहाँ पर अमोनिया आपका बन जा रहा है, और इस तरह से आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, इसको आप याद कर लेना कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा होगा और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, इसको आप याद कर लेना। चलिए अगर हम यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या है कि इन द कैथोड रिएक्शन में जो क्या देखते हैं हम लोग कि मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कैथोड में क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। यहाँ पर MnO2 देखोगे, MnO2 अगर बेटा आप देख रहे हो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसको x मानोगे, 2 × -2 कर दोगे इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो जाएगा +4। तो जो Mn है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। अब वहाँ इसका रिडक्शन हुआ है तो +4 से किस में जा रहा है, वो चला जा रहा है आपका +3 में। कैसे, यहाँ पर MnOH में जाओगे तो वहाँ पर इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा बेटा आपका +3 में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, +3 में चला जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये +3 आ रहा है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि कैथोड पर क्या हो रहा है कि जो आपका Mn है वो +4 से +3 में चला जा रहा है। ठीक है, अमोनिया जो है नॉट लिबरेटेड एज अ गैस, वो गैस के रूप में यहाँ पर लिबरेटेड नहीं होगा। ये आप NH3 देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अमोनिया एज अ गैस के रूप में यहाँ पे जा रहा है। गैस रहता तो यहाँ पर ऐसे सिंबल बनाया गया होता, ऊपर का एरो दिखाया गया होता, बट ऐसा तो इसमें कुछ किया नहीं गया बेटा। ठीक है, चलो ये कंबाइन हो जाता है किसके, जिंक 2+ से कंबाइन हो जाता है, और ये जिंक अमोनियम का एक साल्ट बना लेता है, एक आयन बना लेता है जिंक अमोनियम का। ठीक है, तो जो ड्राई सेल्स होते हैं बेटा डू नॉट हैव एन इनडिफिनिट लाइफ,
एज एसिडिक NH4Cl corrodes द जिंक कंटेनर इवन वेन नॉट इन यूज। अगर यूज भी नहीं करोगे ना, यूज भी नहीं करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड है वो जो जिंक कंटेनर है उसका करोजन करने लगेगा, उसका क्या होता है क्षरण करने लगेगा। तो ये बहुत समय के लिए आप इसका लाइफ नहीं होता है, बहुत इसकी लाइफ नहीं होती, डिफिनिट लाइफ नहीं होती, इनडिफिनिट लाइफ होती है कि कब तक चलेगा भरोसा नहीं है भाई। वो भरोसा नहीं कि आपका कितना अच्छा आपने जिंक यूज किया है उस पर ये डिपेंड कर सकता है। ठीक है, चलो। ड्राई सेल्स हैव अ पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.25 वोल्ट से 1.5, यानी 1.25 वोल्ट से ये जो ड्राई सेल है अगर कोई आपसे पूछे तो उसका पोटेंशियल यहाँ से आपका ये 1.5 वोल्ट तक ही हो सकता है, यही हो सकता है बेटा। ठीक है, चलो अब अगर आगे हम देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी या फिर रिचार्जेबल बैटरी की कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल जो होता है आपका लीड स्टोरेज बैटरी होता है। क्या होता है, लीड स्टोरेज बैटरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी होता है। इसमें क्या होता है, एनोड आपका लीड का एनोड होता है एंड ग्रिड ऑफ लीड पैक्ड विथ लीड डाइऑक्साइड एज अ कैथोड। तो जो ग्रिड होता है लीड का वो पैक्ड होता है किससे, लीड ऑक्साइड से, वो आपका कैथोड हो जाएगा। एनोड पर क्या हो जाएगा आपका, सिंपली लीड होगा। एनोड पर आपका ये जो एनोड है, एनोड पे सिंपली आपका क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा। कैथोड पे जो हो जाएगा आपका लीड ऑक्साइड हो जाएगा, लीड ऑक्साइड। ग्रिड ऑफ लीड, ग्रिड ऑफ लीड, ग्रिड ऑफ लीड जो कि पैक्ड होगा, किससे पैक्ड होगा, लीड ऑक्साइड से पैक्ड होगा, लीड ऑक्साइड से पैक्ड होगा। ठीक है बेटा, यही यहाँ पर इसकी कहानी है। और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो कि 38% बाई मास है, 38% बाई वेट होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया, ये मैंने बता दिया, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा। हैविंग डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी देख लो बेटा 1.30 ग्राम पर ml। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अगर देखो, मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर ये स्लाइड आपसे बस इतना कह रहा है बेटा, इतना कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है वो आपका क्या होता है, लीड स्टोरेज बैटरी होती है। इसमें जो एनोड होता है सोलली अकेले सिर्फ लीड होता है, लेकिन जो कैथोड होता है बेटा, कैथोड में आपका लीड का ग्रिड होता है जिसमें हम क्या डाले रहते हैं, लीड ऑक्साइड डाले रहते हैं, उसमें क्या डाले रहते हैं, लीड ऑक्साइड डाले रहते हैं। ठीक है, फिर जो है आपका ये जो सेकेंडरी सेल में जो ये आपका लीड स्टोरेज बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है। अगर कोई पूछ दे आपसे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा वो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड 38% बाई मास है। ठीक है, जो कि यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज किया जाता है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। जब जो आपका सेल जो होता है डिस्चार्ज होता है, हमने पहले ही बोल दिया कि सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जब आपका सेल डिस्चार्ज होता है तो इट ऑपरेट्स एज अ वोल्टेज सेल, यह वोल्टेज सेल की तरह काम करने लगता है। द लीड इज ऑक्सीडाइज टू Pb+2 आयन एंड लीड प्लेट्स एक्वायर्ड और नेगेटिव चार्ज। लीड का जो प्लेट होगा वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लीड का जो प्लेट होगा बेटा, लीड का जो प्लेट होगा, प्लेट जो होगा इसका उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे जो लीड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, +2 के फॉर्म में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर बेटा हम बात करें तो यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, वो रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है एग्जाम में सिर्फ ये जो एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन है वो लिख दिया ना आपने, तो आपको 80 to 90% उस क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे, आपको उस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं आपके वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना कि केमिस्ट्री में रिएक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप छोड़ के मत जाना, उसको पकड़े रहना, उसी से आपका कल्याण होगा आगे। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है बेटा, एनोड पर मैंने पहले बोला कि अकेले क्या है, लीड है, तो लीड एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये मैं बता रखा हूं। तो लीड किस में जा रहा है, Pb+2 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज किया है। Pb2+ आयन जो होता है वो कंबाइन किससे करेगा, सल्फेट आयन से कंबाइन कर देगा। ठीक है, और एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेगा, लीड सल्फेट का एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लेगा। प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो इनसॉल्युबल तो होगा ही होगा। ठीक है बेटा, चलो ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो बन रहा है ओवरऑल रिएक्शन बन रहा है कि Pb जा रहा है PbSO4 में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं लीड द्वारा वो किस में यूज किए गए हैं, वो यूज किए गए हैं कैथोड पर।
जो भाई एनोड है, एनोड ने तो इलेक्ट्रॉन दे, एनोड तो इलेक्ट्रॉन देगा ही, एनोड इलेक्ट्रॉन देगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कहाँ पर यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है कैथोड पर। तो कैथोड का रिएक्शन बेटा देखो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर PbO2 जो हो रहा है वो आपका Pb+2 में जा रहा है, फिर ये सल्फेट से कंबाइन करके PbSO4 प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है यहाँ पे, और ये ओवरऑल रिएक्शन हो पा रहा है आपका। तो इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, तो ये हमारा कंप्लीट जो है रिएक्शन क्या है, जो कंप्लीट रिएक्शन है लीड स्टोरेज बैटरी का, वो मिल जाएगा। ये स्लाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड को एज इट इज़ आप याद कर लेना। इसका आपको तो PDF मिल ही जाएगा, PDF जब मिल जाएगा तो आप इसको याद करके अच्छे से अपने पास रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो स्लाइड में जितने भी ये रिएक्शंस है, अगर आपने ये रिएक्शंस लिख दिया ना, एनोड और कैथोड के रिएक्शन आपने लिख दिया, तो कितने भी नंबर का होगा, 4 नंबर का, 5 नंबर का, आपको वो नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। चलो अगर बेटा हम यहाँ पर आगे बढ़े तो हमारे पास क्या है कि थोड़ा सा पोटेंशियल को अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पोटेंशियल को बढ़ा दें तो जो पोटेंशियल है बैटरी का अप्लाइड जो होगा, द बैटरी कैन बी रिचार्ज। अगर हम जो बैटरी की पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ा दें, सपोज बैटरी की पोटेंशियल है 5 वोल्ट, हमने दे दिया 6 वोल्ट दे दिया, तो अगर 6 वोल्ट दे दिया तो बैटरी क्या हो जाएगी आपकी, रिचार्ज होने लगेगी। व्हेन अ पोटेंशियल स्लाइटली ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज अप्लाइड, अगर बैटरी के पोटेंशियल से आप ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो तो बैटरी क्या हो जाएगी आपकी, रिचार्ज हो जाएगी। बैटरी की जो पोटेंशियल वो 5 वोल्ट है और आपने एक्सटर्नल वोल्ट दिया है 4 वोल्ट, तो भैया रिचार्ज यहां पे होगा क्या, यहां पे रिचार्ज होगा क्या, नहीं होगा। जब उससे ज्यादा होगा 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ही ज्यादा यहाँ पे रिचार्ज वो होगा। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होता है बेटा, द सेल जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगता है। जब रिचार्ज करने लगते हो, एक बार जब वो डिस्चार्ज हो जाता है, जब आप उस सेल को, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज करने लगते हो, तो वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल से आप सोर्स से दे रहे हो, तो नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड टू इट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। पहले क्या था कि अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा था, आपने उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किया, लेकिन एक समय के बाद वो सारा का सारा एनर्जी आपका कंज्यूम हो गया, तो फिर जब आपने इसको रिचार्ज किया ज़्यादा पोटेंशियल दे के, तो उस केस में हुआ क्या कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप एक्सटर्नली दे रहे हैं और चार्ज हो रहा है आपका बैटरी, चार्ज हो रहा है आपका बैटरी। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो हो जाएंगे बेटा वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। और रिवर्स में क्या हो जाएगा, ये आपका जो है रिएक्शन दिया गया, ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है, इसको आपको लर्न कर लेना है, ठीक है, इसको आपको लर्न कर लेना है, लर्न इट। देखो बेटा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये पूरा का पूरा आपको ही पता है कि ये थियोरेटिकल पार्ट है, फिर भी मैं इसमें पूरा जान डाल रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए और आप कोई भी मिस पॉइंट ना करें। बट इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना होगा, खुद से आपको इसमें काम करना होगा, याद करना होगा इसमें, ठीक है बेटा। चलो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है बेटा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो यूज हुआ है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में एंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन ऑफ सेल। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है डिस्चार्ज जब होता है बैटरी, तो उस केस में क्या होता है, उसका यूज होता है, और जैसे ही आपका रिचार्जिंग होने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसा कि यहाँ पे लाइन लिखा गया है, इट इज क्लियर दैट H2SO4 इज यूज्ड up during the discharge and produced during recharging reaction of cell। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि ये पूरा आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि लीड स्टोरेज जो हमारा बैटरी होता है उसमें क्या कहानी चल रही है, उसमें क्या कहानी चल रही है बेटा, आप यहाँ पर इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, द डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द स्टोरेज सेल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द डिस्चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द स्टोरेज सेल, जो आपका स्टोरेज सेल है, स्टोरेज सेल कौन सा होता है, सेकेंडरी सेल को ही तो स्टोरेज सेल बोलते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। वेयर एज द चार्जिंग प्रोसेसेस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जो आपका डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर। ये बोल रहा है कि जो डिस्चार्जिंग जो होता है बेटा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो होता है बेटा वो किस पर डिपेंड है, इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे डिपेंड है, ठीक है। वहीं पर जो चार्जिंग प्रोसेस होता है, जो चार्जिंग प्रोसेस होता है बेटा, चार्जिंग प्रोसेस होता है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, इसको आप एज इट इज याद कर लेना, उसको आप एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमारा पहला था प्राइमरी सेल, दूसरा था सेकेंडरी सेल, ये दोनों ही खत्म हो चुके हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, फ्यूल सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्यूल सेल की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलो तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फ्यूल सेल की। तो इट इज पॉसिबल टू मेक बैटरीज इन विच द रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूसली टू द इलेक्ट्रोड। ऐसा ये पॉसिबल होता है कि हम एक ऐसी बैटरी बनाएं जहां पर रिएक्टेंट्स जो होते हैं कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड पर फेड हो जाएं, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड पर फेड हो जाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट आर designated to convert the free energy from the combustion of fuels such as hydrogen, carbon monoxide or methane directly into electrical energy is called fuel cells। जो आपके फ्यूल्स होते हैं, कौन कौन से फ्यूल हो जा रहे हैं बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे, कौन कौन से फ्यूल यहाँ पर आप देख रहे हो, हाइड्रोजन देख रहे हो, और क्या देख रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हो, और क्या देख रहे हो, मेथेन देख रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल सेल्स दैट आर designated to convert the free energy of the combustion of fuel, जो हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन को जलाओगे वहां पे जो एनर्जी मिल रही कंबशन वाली, उसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हो। तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स बोलते हैं। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा है कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूज द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सबसे सक्सेसफुल फ्यूल सेल कौन सा है, ये है आपका, ये है, देखो बेटा ये है आपका, जहां पे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस सेल हैज बीन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको एज अ इलेक्ट्रिक पावर के रूप में यूज करते हैं, एज अ इलेक्ट्रिक पावर के रूप में यूज करते हैं। किसको, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि वाटर को प्रोड्यूस करेगा। इसको हम एज अ फ्यूल, ये तो फ्यूल सेल है, कहाँ पर यूज करते हैं बेटा, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। द वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड वर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, यहाँ पे देखो जो अब एरो स्पेस में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है, इस फ्यूल का। तो जब हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ यूज करते हो, होता क्या है बेटा, वहाँ पे होता ये है कि वहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है। वाटर कैसे प्रोड्यूस होता है, वेपर के रूप में प्रोड्यूस होता है, और उसको कंडेंस्ड करते हैं। जब उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लाते हैं तो वही एज अ ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं। कौन, एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं बेटा, वो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो हमारा वाटर यहाँ पे हमें मिला है, ठीक है बेटा। चलो, इन द सेल शोन इन फिगर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो फिगर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो बबल्ड होते हैं थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। पोरस का मतलब क्या होता है कि जहां पे होल्स हो, जहां पे क्या हो बेटा, होल्स हो, ठीक है, वहां से बबल किया जाता है। किसको बबल किया जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बबल किया जाता है। कहां से, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड से, इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन का एक ये कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर छेद हुआ है, होल्स है इसमें। होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको बबलिंग किया जाता है, बबल के रूप में भेजते हैं उसको, और इसमें बबलिंग किया जाता है यहाँ पे। और किसमें किया जाता है, किसके पार जाना चाहेंगे, वो कहाँ जाना चाहेंगे, इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH के रूप में यहाँ पर जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का रिएक्शन क्या हो रहा है कि एनोड पे आप हाइड्रोजन ले रहे हो और OH माइनस है, कैथोड पे O2 है, वाटर है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है कैथोड और एनोड का, जहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, वाटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्या करेंगे,
एज इट इज, इसको याद कर लेंगे। एज इट इज बेटा इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद है कि ये पूरा फ्यूल सेल आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूल सेल में कैसे क्या क्या प्रोसेस था, एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ आपको कि देखिए जो भी आपके जैसे कि हाइड्रोजन हो जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, मीथेन, ये सब आपके फ्यूल गैसेस होते हैं। अब इसको जलाएंगे तो क्या होगा, कंबशन जब करेंगे इसका तो हमें एनर्जी मिलेगी। उसी एनर्जी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करना है। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, फ्यूल सेल एज हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो बेटा हाइड्रोजन में होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है वाटर के प्रेजेंस में, वाटर के साथ यहाँ पर अगर आप करोगे फ्यूल सेल बना रहे हो तो वाटर प्रोड्यूस करता है। और हम ये कहाँ यूज करते हैं, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये इसका जो सेल रिएक्शन है एट एनोड एट कैथोड पर क्या होगा, इसको आप जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहां पर देखिए ये जो आपका फ्यूल सेल है वो कंटिन्यूसली रन होता है, लगातार चलता रहता है एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। जब तक आप रिएक्टेंट सप्लाई करोगे तब तक ये लगातार आपका जो ये फ्यूल सेल है वो चलता रहेगा। ठीक है, सिंस फ्यूल सेल्स कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ अ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पोटेंशियली मोर एफिशिएंट देन द कन्वेंशनल मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल ऑफ बर्निंग हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल और बाय यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो फ्यूल सेल्स हैं, फ्यूल सेल्स में आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये जो आपका फ्यूल जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, डायरेक्टली कन्वर्ट कर पा रहे हैं बेटा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब डायरेक्टली कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो उससे हो क्या रहा है कि हम जो अदर जला के हम पैदा करते हैं रिएक्टर मेथड से, या फिर हम बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन कार्बन फ्यूल इनसे करके जो हम कन्वेंशनल मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, उससे ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एनर्जी की लॉस बहुत ही कम होती है ऐसे केसेस में। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो थियोरेटिकली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 100% एफिशिएंसी होती है फ्यूल सेल की। थियोरेटिकली ये एक्सपेक्टेशन है कि 100% उसकी एफिशिएंसी है, लेकिन अभी जो अचीवेबल है वो कितना अचीव किया गया है, 60 to 70% ही अचीव किया गया है। 60 to 70% ही उसकी इफिशियंसी अचीव की गई है, बट मैक्स 100% तक हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो काफ़ी इफिशियंट होते हैं और ये पॉल्यूशन के फ्री होते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन आपका नहीं होगा। कन्वेंशनल मेथड में जब आप बर्निंग के थ्रू ये करोगे तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पे पॉल्यूशन होने के चांसेस हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन होता है, चांसेस क्या है, वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पर क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो होता है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, काफ़ी एफिशिएंट है, इसलिए प्रयास किया जा रहा है टू प्रोड्यूस बेटर कमर्शियली प्रैक्टिकल फ्यूल सेल्स। मतलब जो आपका फ्यूल सेल है एज कन्वेंशनल मेथड के, जैसे कि जो कन्वेंशनल मेथड है वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है होता है, एफिशिएंट वो बहुत कम है। तो यहाँ पर अब ये कोशिश की जा रही है कि हम फ्यूल सेल इतना अच्छा बना दे कि वहाँ पर क्या हो कि हमें 60-70% जो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी मिल रही है वो बढ़ के 90 तक पहुँच जाए, ताकि हमारा पॉल्यूशन भी रुका रहे, पैसे भी खर्च कम हो, एफिशिएंट आपका एक सोर्स मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। ठीक है बेटा, तो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये फार्मूला पूछा जा सकता है। जो इफिशियंसी होती है फ्यूल सेल की वो क्या होती है, डेल्टा जी अपान डेल्टा एच इंटू 100। ये क्या होती है कि गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऊपर होता है, अपान चेंज इन इंथैल्पी नीचे हो जाता है, इंटू 100 आप कर देते हो। ठीक है, ये इससे आप क्या करते हो बेटा, इससे आप पता कर सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कितना है। सपोज डेल्टा जी की वैल्यू दिया गया है, 4 दिया गया है, डेल्टा एच की वैल्यू दिया गया है, मान लो 4 जूल पर मोल दिया गया है, और डेल्टा एच की वैल्यू दिया गया 2 जूल पर मोल दिया गया है। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी हो जाएगी वो कितना आएगा, वो हो जाएगा बेटा 4/2 इंटू 100 हो जाएगा। यानी इफिशियंसी जो होगा बेटा इसका, यहाँ पे अगर आप देखोगे इफिशियंसी जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 200%। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर डाटा को मैं चेंज करूँ, इसको मैं यहाँ पे 8 कर दूँ, यहाँ पर मैं इसको 8 कर दूँ, ये नीचे 8 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
50% इफिशियंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50% इफिशियंसी यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे अगर आपको इफिशियंसी के डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा तो आप बोल देना है ईटा, इसको ईटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा इज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। यानी जो गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो ऊपर रहेगा, चेंज इन एंथैल्पी वो क्या हो जाएगा? नीचे रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट जो हमने सेल देखा है उसके फीचर्स देख लो आप। ये कुछ पिछला सब कुछ भूल जाना, पिछला सब कुछ भूल जाना, बस ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको कम से कम 3 से 4 नंबर इस वाले टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक में आपको मिल जाएंगे कि जो ड्राई सेल था बेटा, वहां पर एनोड क्या था? जिंक था। कैथोड क्या था? ग्रेफाइट था, सराउंडेड बाई MnO2 एंड कार्बन। पाउडर होता है MnO2 का और कार्बन से सराउंडेड होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ये आपके क्या होते? इलेक्ट्रोलाइट थे। दूसरा हमने पढ़ा था लीड स्टोरेज बैटरी पढ़ा था, उसमें एनोड क्या था बेटा? लीड था। ठीक है, और कैथोड क्या था? लीड डाइऑक्साइड था, लीड डाइऑक्साइड था। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या था? 38% बाई मास H2SO4 था। अब ये जो हमने फ्यूल सेल पढ़ा था, H2O2 फ्यूल सेल पढ़ा था, इसमें कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट थे आपके एनोड पर। कैथोड पर पोरस कार्बन कंटेनिंग कैटलिस्ट था जहाँ पर O2 पास हो रहा था कैथोड पर, और एनोड पर क्या था आपका? हाइड्रोजन था। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सोल्यूशन जो होगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट होगा, एज अ इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये था आपका कहानी पूरा। ठीक है, चलो देखो बेटा, फ्यूल वाला जो हमारा आज का पहला लक्ष्य था फ्यूल के बारे में पढ़ना, तो जो फ्यूल जो हमने पढ़ा था वो लक्ष्य हमारा क्या हुआ है? कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे लक्ष्य की तरफ। हमारा दूसरा लक्ष्य क्या है? कोरोजन को जानना, कोरोजन को जानना। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि आपकी जो साइकिल है, आपकी जो साइकिल वो बाहर पड़ी है। अगर अब आपने क्या किया कि जिद करके एक स्कूटी ले लिया तो साइकिल को आपने छोड़ दिया। बरसात हुआ 1-2 महीने बाद आपने देखा कि जो साइकिल था बेटा वहाँ पे क्या हुआ था कि रस्टिंग होने लगी थी। आपने देखा कि वहाँ पे ब्राउन ब्राउन कलर सा हो रहा है, और वो जो आपका मेटल है वो आपका क्या हो जा रहा है? पतला लेयर बना रहा है, छूट जा रहा है, निकल जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये क्या हो रहा है? ये कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोरोजन जो होता है बेसिकली एक आपका इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन है। ठीक है, द रस्टिंग ऑफ आयरन, द ट्रांसिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रोंज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर यानी सिल्वर का जो कालापन हो जाता है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर जो कालापन हो जाता है बेटा, ये भी एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। फिर तीसरा एग्जाम्पल है कि कॉपर या फिर ब्रॉन्ज आप लेते हो तो वहां पे एक हरा हरा कोटिंग हो जाता है। ये आपको देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि प्रैक्टिकली ये नहीं है आपके पास। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? कोरोजन के। ये आप रियल लाइफ में देखे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आप रियल लाइफ में देखे हैं। सिल्वर जब काला पड़ जाता है, आपने देखा है कि आपकी मम्मी जो होती हैं वो जो चांदी की चीज़ें जो उनके पास ज्वेलरी की चीज़ें होती हैं उसको साफ भी करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो वो क्या होता है बेटा? कोरोजन होता है। सिल्वर का क्या होता है? कोरोजन होता है। तो आप लोग भी पानी पीते रहिए टाइम टू टाइम। अब बेटा देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है कि कोरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जैसे कि बिल्डिंग जो होती है खराब हो जाती है, बिल्डिंग में लोहा वगैरह लगा रहता है तो वो खराब हो जाता है। साथ ही साथ बेटा देखो ब्रिजेस खराब हो जाते हैं, शिप्स जो जहाज होती हैं और जो आयरन की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? खराब हो जाती हैं। तो कोरोजन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए प्रिवेंशन भी आगे पढ़ेंगे आप इसका प्रिवेंशन क्या होगा वो भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोरोजन की वजह से क्या होता है? काफ़ी डैमेज होता है जहाज़ों में, बिल्डिंग्स में, ब्रिज पर, और जो भी लोहे के सामान बने रहते हैं, आर्टिकल्स बने रहते हैं, उनमें होता है। ठीक है, अब देखो कोरोजन में होता क्या है, मेटल जो होता है आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो मेटल होता है आपका वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होगा तो वहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, साफ पता चलता है कि ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड। देखो ये जो होते हैं आपके कोरोजन, वो मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसको देते हैं?
ऑक्सीजन को और खुद क्या बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, यहाँ पर साफ ये लिख रहा है कि मेटल जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, चलो अगर अब हम बात करें तो कोरोजन ऑफ आयरन विच इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, तो जो कोरोजन ऑफ आयरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, वाटर और ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है, एयर या फिर मॉइस्चर बोल सकते हो, वाटर एंड एयर अगर कलेक्टिवली उनको साथ में बोलो तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में भी ये पॉसिबल है। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज कॉम्प्लेक्स, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट इसको हम क्या होता है कि अपने लेवल तक यहाँ पर इसको हम लोग समझेंगे। तो एनोड पर क्या होगा बेटा, आयरन, देखो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मेटल का। मेटल में आयरन है, आयरन किस में चला जा रहा है, Fe2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लॉस किया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एनोड पे वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे बेटा आपके अनदर स्पॉट ऑन द मेटल, दूसरे एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके पास एयर है और वाटर है, मॉइस्चर है, तो वहां पर क्या हो पा रहा है बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वो किसको दे रहा है, वो ऑक्सीजन को दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H+ यानी एसिडिक मीडियम में दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो रहा है कि इस तरह से यहाँ पर कैथोड में क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन होगा, O2 जो होगा बेटा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। O2 क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस होकर वाटर में चला जाएगा। ठीक है, O2 जो होगा रिड्यूस होकर वाटर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो Fe2+ आयन है बेटा, Fe2+ आयन जो है बेटा यहाँ पे वो वाटर से मूव करके किस पे जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। Fe2+ आयंस मूव थ्रू वाटर, और वाटर के थ्रू मूव करते हैं और जाते कहाँ हैं, सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर वाटर प्रेजेंट है इस वो थोड़ा सा सैलाइन है यानी वहाँ पे क्या है, साल्ट है, तो क्या हो जाएगा, इट विल हेल्प मोर इन कैरिंग द करेंट इन द मिनिएचर सेल दस फॉर्म्ड एंड विल इनहांस कोरोजन। अगर बेटा गलती से जो आपका वाटर है वो सैलाइन है, वहाँ पे नमक डाल दिया आपने, वहाँ पे साल्टी है, तो वो क्या करता है, कोरोजन को इनहांस करता है, वो कोरोजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर रिएक्शन को लिख सकते हो कि द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ सेल इज द सम ऑफ द कैथोड एंड एनोड रिएक्शन एज फॉलोज। यहाँ पर Fe किस में जा रहा है, Fe+2 में जा रहा है, O2 किस में जा रहा है, H2O में जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, द Fe2+ आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू Fe+3। जो Fe2+ आयन था बेटा, अभी भी हमारे जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा, तो उससे ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe2+ और किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका Fe3+ में चला जाएगा, Fe3+ में चला जाएगा यानी Fe2O3 बना लेगा। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा, कम्स आउट एज अ रस्ट के रूप में आएगा in the form of a hydrated iron triple oxide expressed as Fe2O3.XH2O। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो H+ आयन से प्रोड्यूस इन द एबव रिएक्शन हेल्प फर्दर इन रस्टिंग। यहां पर आप देख रहे हो दोबारा जब ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Fe2+ से Fe3+ में जा रहे हो तो H+ आपको देखने को मिल रहा है। ये रिएक्शन आप साफ साफ देख रहे हैं, यहां से साफ पता चलता है कि यहाँ पर आपको H+ मिल रहा है बेटा, और H+ मिल रहा है तो ये इनहांस करता है यानी ये हेल्प करता है रस्टिंग में। ये और रस्टिंग में क्या कर देगा बेटा, हेल्पिंग करने लगता है, हेल्प करने लगता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका रस्टिंग कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है आयरन में वो भी जो है रस्टिंग को इनहांस करती हैं। कैसे करती हैं, सेटिंग अ नंबर ऑफ मिनिएचर सेल्स, काफ़ी नंबर ऑफ मिनिएचर सेल्स को सेट करते हैं और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो भी इनहांस करती है। सैलाइन वाटर आपने ले लिया वो भी इनहांस करता है और H+ भी इनहांस करता है रस्टिंग को। ठीक है, वेरी पुअर आयरन डज नॉट रस्ट क्विकली, जो बहुत खराब आयरन होते हैं वो आसानी से जो होता है रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो क्या होते हैं आपके रिएक्टिव कम होंगे। तो हमारे पास 3 बातें निकल कर आई, 3 बातें निकल कर आई बेटा। वो 3 बातें क्या है कि सैलाइन वाटर उसके साथ साथ H+ का जो प्रेजेंस होगा, H+ का जो प्रेजेंस होगा,
साथ साथ यहाँ पर पता चलता है कि जो आपका इम्प्योरिटीज होगा, जो आपका क्या होगा, इम्प्योरिटीज, ये तीनों ही फैक्टर बेटा, ये तीनों ही फैक्टर जो होते हैं इन्हांस करते हैं, इन्हांस करते हैं किसको, इन्हांस करते हैं किसको, कोरोजन को इन्हांस करते हैं, वो कोरोजन को इन्हांस करते हैं बेटा। ठीक है, चलो अब अगर हम बेटा आगे बढ़े तो यहाँ पर ये जो आपको फिगर बनाया गया है उसको देखो ध्यान से, क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे यहाँ पर कि ये क्या है, आपका वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, अब जो होता है आपका कैथोडिक पार्ट है, यहाँ पर ये एनोड है, फिर ये कैथोड है, ये एक साइकिल बन जा रही है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकला, कैथोड पे गया और ये OH माइनस के पास गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स एंड प्रेसिपिटेट्स, आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है और वो प्रेसिपिटेट भी हो जाता है आपका। ठीक है, कैथोडिक एक्शन रिड्यूसेस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड आयंस। कैथोडिक एक्शन क्या होता है बेटा कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है एयर से, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है एयर से और हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन देख रहे हो वो बना लेता है। ठीक है, एनोडिक एक्शन क्या कर रहा है कि वो मेटल का जो है रिडक्शन करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, मेटल का लॉस होगा। ठीक है, मेटल का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ये क्या है बेटा, ये आपका मेटल का आयरन मेटल है। ठीक है, ऊपर की सतह पे क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है। ये कैथोडिक है, एनोडिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक्शन ड्रिवन बाय द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन कंटिन्यूज द कोरोजन प्रोसेस। यहाँ पर जो होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक्शन ड्राइवन बाय द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन, जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन होता है उसके थ्रू ड्राइवन होता है, मतलब वो इन्हांस करता है, वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करता है तो बेटा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है बेटा आपका कि कोरोजन के जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, कोरोजन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, अब ये तो बात हो गई कि भाई ये कोरोजन तो होता है, बहुत सी खतरनाक होता है, बिल्डिंग शिप्स और इन चीज़ों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको हम बचा कैसे सकते हैं, इसके बारे में भी अब हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है थ्योरेटिकल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझिए, अच्छे से समझिए और उसी को एज़ इट इज़ आप अगर याद कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पक्का इस आज के टॉपिक से पक्का आपका एक क्वेश्चन आएगा 4 से 5 नंबर का, तो ध्यान रखना कि ये आप मिस मत करना, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। साथ ही साथ ये जब नोट्स आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप क्या करना, प्रैक्टिस करना और इसको ये जो भी लिखा गया है उसको लिख लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे बेटा प्रिवेंशन की, बात करेंगे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो साहब बस ये जान लो कि सपोज ये तुम्हारा मेटल है, ये तुम्हारा मेटल है। ठीक है, अब ऊपर क्या है, मॉइस्चर है। कुछ ऐसा यहाँ पे करो, कुछ ऐसा कमाल करो बेटा, कुछ ऐसा कमाल करो कि जो मेटल का ये सरफेस है और ये जो ऊपर के मॉइस्चर है उनके बीच का कनेक्शन छूट जाए, उनके बीच का जो कनेक्शन है वो छूट जाए। बस ऐसा आपको कमाल करना है, ऐसा आपको काम करना है। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें, इसमें पहला है कि कोरोजन ऑफ मेटल इज प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग। बस वही जो मैंने बात बोला है, कुछ ऐसा कमाल करो कि उनका जो बीच का संबंध है वो छूट जाए। तो आप वहां पर कोटिंग कर सकते हो, जैसे कि ग्रीस का कोटिंग कर सकते हो, पेंट लगा सकते हो। ठीक है, बिस्फेनॉल कर सकते हो या फिर मेटल कोटिंग भी कर सकते हो ऑन द मेटल सरफेस। इन केस ऑफ आयरन दिस कोटिंग इज डन इन 2 वेज। अब स्पेसिफिक आयरन की बात करें तो ये कोटिंग 2 तरीके से हो सकती है। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, दूसरा है डीपिंग आयरन ऑब्जेक्ट इन अ मोल्टेन मेटल। पहला है कि इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, दूसरा है कि आप जो है आयरन ऑब्जेक्ट को किसी मोल्टेन मेटल में डिप कर दो। ठीक है, जैसे जिंक हो जाएगा, टीन हो जाएगा कोटिंग की। यूज ऑफ जिंक कोटिंग टू प्रोटेक्ट आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन तो आप बोलोगे द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन मेटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम करोजन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इन गैल्वेनाइजिंग
आयरन, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन सर्व एज एनोड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड। होता क्या है कि आपको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताया है, वहां पर आपको पता है कि जिंक जो होता है मोर रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। इस वजह से ये होता है कि जो आपका रिएक्शन होगा मॉइस्चर से वो किसका हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा, आपका आयरन वो बच जाएगा, वहां पे रस्टिंग नहीं होगी, आयरन जो होगा आपका सेफली बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो जिंक जो होगा उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है और आयरन का -0.44 वोल्ट है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ऊपर रहेगा ECS में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और ये होगा आपका नीचे। Here it is important to note that iron does not rust even after zinc coating is broken, which is not true in case of tin coating. ये आप नोट करिए कि अगर जिंक की कोटिंग टूट जाएगी तब भी वहां पे रस्टिंग नहीं होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट आयरन डज नॉट रस्ट, रस्टिंग वहां पे नहीं होती है जब जिंक की कोटिंग ब्रेक हो जाती है। जिंक की कोटिंग अगर ब्रेक हो जा रही है तो वहां पे रस्टिंग नहीं होती है, वहां पे रस्टिंग नहीं होती है बेटा। ठीक है बेटा, तो विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ टीन कोटिंग ओवर आयरन। नाउ इफ द कोटिंग इज ब्रोकन, iron is exposed and iron being more active than both copper and tin is corroded। जब आप जिंक के अलावा वहां पे टीन से कोटिंग कर दोगे, आयरन की टीन से कोटिंग कर दोगे और वो कोटिंग टूट जाएगी तो आयरन जो होगा वहां पे फिर से कोरोजन हो जाएगा। परंतु जब आप जिंक की कोटिंग करते हो आयरन पे तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हियर आयरन कोरोड्स मोर रैपिडली देन इट्स डजन इन द एब्सेंस ऑफ टिन। मतलब अब क्या हुआ बेटा, अब कोटिंग हटने के बाद वो बड़ा जल्दी जल्दी कोरोजन होगा वहां पे। कोटिंग नहीं किए रहते उससे अगर रेट को कंपेयर करोगे, कोटिंग करने के बाद की जब ब्रोकन हो जाएगा कोटिंग तब की अगर बात करोगे तो अब ज़्यादा हो रहा है, तेजी से क्रोजन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बट टीन प्रोटेक्ट्स कॉपर इन द सेम वे एज जिंक प्रोटेक्ट्स आयरन। लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की बात करें तो जो टीन है उसको वो बचा सकता है जैसे कि आयरन को जिंक बचाता है, जैसे कि आयरन को जिंक बचाता है वैसे ही जो है आपका कॉपर को टीन बचाएगा, कॉपर को टीन बचाएगा। ये देखो बेटा क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है। कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन इन कांटेक्ट विद जिंक इज प्रोवाइडेड बाय गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, चलो अब अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो क्या है, इंस्टीड ऑफ कोटिंग मोर रिएक्टिव मेटल ऑन आयरन, आयरन पे मोर रिएक्टिव मेटल का कोटिंग करने के जगह पे आप क्या कर सकते हैं, ऐसे मेटल्स का यूज करिए, मेटल्स इज मेड एज सेक्रीफिशियल एनोड। The use of such metals is made as sacrificial anode. This method of preventing iron from corrosion is called cathodic protection. What is cathodic protection? अगर आपसे कोई पूछ दे what is cathodic protection तो आप बोलोगे कि instead of coating more reactive metals on iron, the use of such metals is made as a sacrificial anode. उनको क्या करेंगे, आप सेक्रीफिशियल एनोड की तरह यूज करोगे और ऐसे मेथड को, इस मेथड से अगर आप आयरन को प्रिवेंट कर रहे हो तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस मेथड में क्या होता है बेटा, जो प्लेट ऑफ रिएक्टिव मेटल जो होते हैं इज बरीड बिसाइड द आयरन पाइप या फिर टैंक एंड कनेक्टेड टू इट बाई वायर्स, वायर से जुड़े रहते हैं। आयरन जो होता है आपका कैथोड हो जाता है, मोर रिएक्टिव मेटल बिकम्स एनोड। आयरन कैथोड हो जाएगा, उससे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हो जाएगा जैसे जिंक हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, वो एनोड हो जाएगा। द रिएक्टिव मेटल एनोड इज सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट द आयरन। जो रिएक्टिव मेटल एनोड है वो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा ताकि यहाँ पे जो आयरन है आपका वो बच सके। ठीक है, सिंस दीज रिएक्टिव मेटल्स प्लेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड क्विकली दे आर रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच इज ईजी टू डू। होता क्या है कि आयरन से जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो टाइम टू टाइम इनको क्या करते हैं, रिप्लेस भी करते हैं, जो कि आसान है करना। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि आयरन पे किसी दूसरे मेटल जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनकी कोटिंग के जगह पे अगर आप आयरन जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आप एक सेक्रीफिशियल एनोड बना देंगे, वहाँ पे अगर आप प्रिवेंशन कर रहे हैं तो उसे कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं और वो काफ़ी आपके लिए सुविधाजनक होता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट अप्लाई कर देना किसी मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स को ऑन आयरन सरफेस। ठीक है बेटा, ऑन आयरन सरफेस। चलो अब ये क्या है बेटा, ये अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका, ये है आपका मैग्नीशियम एनोड है।
मैग्नीशियम एनोड है, एनोड है तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम जो होता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, आयरन से होती है। अगर ये एनोड पे है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये किस में चला जाएगा, Mg2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन है उसका जो हो जाएगा आपका OH- में चला जा रहा है। तो ये जो आपको बनाया गया है ग्राफ, ये जो फिगर बनाया गया वो क्या है, कैथोडिक प्रोटेक्शन बाय कनेक्टिंग अ ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम टू एन आयरन पाइप बरीड अंडर ग्राउंड। आयरन पाइप जो है आपका, ये आयरन पाइप है, ये क्या है आपका आयरन पाइप है, वो अंडरग्राउंड में भरी हुआ है। वहाँ पे मैग्नीशियम ब्लॉक का यूज करके उसको क्या किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है बाय यूजिंग कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन किया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है, यहाँ पर आपका मैग्नीशियम को जो है सेक्रिफिशियल एनोड बनाया जा रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पे जो वरीड है अंडरग्राउंड जो आपके आयरन के पाइप्स होंगे, जो भी होंगे यहाँ पे, वहाँ पर वो कैथोड की तरह काम करेंगे, ये आपका एनोड की तरह काम करेगा। ये एनोड हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे जो रस्टिंग होनी चाहिए थी आयरन की, अब उसकी ना होके यहाँ पे जो मैग्नीशियम होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा। इस वजह से इस तरह के जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन हम बोलते हैं। किससे कर रहे हैं, बाय कनेक्टिंग अ ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम। ये जो ब्लॉक, ये क्या है, ब्लॉक ऑफ मैग्नीशियम है। ठीक है, इसको कनेक्ट करके आप करते हो किससे, टू आयरन पाइप वरीड अंडरग्राउंड। समझ में आया कैसे हम सेक्रिफिशियल एनोड बनाते हैं हाई रिएक्टिव मेटल्स को। ठीक है, उसको हम सेक्रिफिशियल एनोड बनाते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एज एज आयरन के जहाँ पे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन का जो रस्टिंग है उसको वो बचा लेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चंस की बौछार है। अब आपके पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अब ढेर सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ, अब इसको सॉल्व करिए। और चैप्टर जो होगा बेटा, देखो चैप्टर यहाँ पर आपका फिनिश हो गया है। आपका जो चैप्टर है, आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से आगे तक का भी मैंने पढ़ाया है। तो आपका जो चैप्टर है बेटा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 है आपका, वो फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि हमारा सफ़र अच्छा रहा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। जब अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम जब आपके डाउट क्लास लेंगे तो वहाँ पर इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या है कि राइट द केमिस्ट्री ऑफ रिचार्जिंग द लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी की केमिस्ट्री क्या होगी, ये मैंने आपको बताया था कि एनोड आपका लीड होगा और कैथोड क्या हो जाएगा आपका, लीड होगा, लीड ऑक्साइड होगा, उसको हम बीच में रखे रहेंगे। ठीक है, हाईलाइटिंग ऑल द मटेरियल्स दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग के दौरान जो भी मटेरियल्स होंगे उनको हाईलाइट करो, ये हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर कंप्लीट आपके लिए मैं लाया हूँ। क्या है, कंपोजिशन ऑफ द लीड स्टोरेज बैटरी क्या है, द लीड स्टोरेज बैटरी कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। एक है एनोड जो कि लीड का बना होता है, कैथोड किसका बना है, लीड ऑक्साइड का, डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है प्रेजेंट होता है, क्या होता है, H2SO4 होता है। कितना होता है, 38% बाई मास होता है। ठीक, रिएक्शंस एट द एनोड ड्यूरिंग रिचार्जिंग। रिचार्जिंग के दौरान एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, ड्यूरिंग द रिचार्जिंग प्रोसेस द रिएक्शन एट द एनोड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लीड सल्फेट। लीड सल्फेट जो होगा बेटा एंड वाटर इनटू लीड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फेट आयंस मिल जाएंगे आपको, हाइड्रोजन आयंस मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, PbSO4 प्लस 2H2O से आप जा रहे हैं PbO2 पे SO4 2 माइनस पे 4H प्लस पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिल रहा है। रिएक्शन एट कैथोड पर क्या होगा, एट द कैथोड द रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ लीड सल्फेट एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू लीड एंड सल्फेट आयंस। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा कैथोड पे। ये जो आपका रिएक्शन हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा। इसको भी आप ऐसे नोट कर लेना। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन से इंपॉर्टेंट आपके। चलो अब क्या है बेटा, ओवरऑल रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्जिंग। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा रिचार्जिंग के दौरान, द ओवरऑल प्रोसेस ड्यूरिंग द रिचार्जिंग ऑफ लीड स्टोरेज बैटरी कैन बी समराइज्ड बाय कंबाइनिंग द रिएक्शन एट बोथ इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उनको कंबाइन कर दोगे तो हम वहाँ पे पता कर सकते हैं इसको। द लीड एंड द लीड ऑक्साइड आर रीजनरेटेड विच आर इसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द बैटरी। लीड और लीड ऑक्साइड फिर से जनरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग रिचार्जिंग, और जो कि हमारे ज़रूरी है भाई, फंक्शन ऑफ बैटरी के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या क्या मटेरियल इन्वॉल्व है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स पे लीड है, लीड ऑक्साइड है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है आपके, सल्फ्यूरिक एसिड है,
प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लीड है, लीड ऑक्साइड है, सल्फेट आयंस है, हाइड्रोजन आयंस है। समरी देख लो यहाँ पर, रिचार्ज के दौरान क्या हो जाएगा, लीड स्टोरेज बैटरी की लीड सल्फेट इज कन्वर्टेड बैक इनटू लीड एंड लीड डाइऑक्साइड फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज द इलेक्ट्रोलाइट। द रिएक्शन एट द एनोड एंड कैथोड आर क्रूशियल फॉर रिस्टोरिंग द बैटरी चार्ज। बैटरी चार्ज के लिए बहुत ही क्रूशियल होता है। ठीक है, चलो ये तो पहला क्वेश्चन का हमने आंसर अभी इतना लंबा चौड़ा लिखा है। सजेस्ट टू मटेरियल विच अदर देन हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल इन फ्यूल सेल्स। कौन से दो मटेरियल और होंगे? हम वहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या नाम ले रहे थे, बोलो बोलो, मेथेन का, मेथेन का नाम ले रहे थे, और किसका नाम ले रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम ले रहे थे। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक्सप्लेन हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन्वेस्टिगेट, ठीक है, इन्वेस्टिगेट एज सेटिंग अप ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये मैंने जो अभी प्रीवियस आपको बताया एज सच उसको वहां पे उतार लेना। एज सच यहाँ पे जो हमने ये बातें की है, एज सच जो हमने यहाँ पर बातें की है इसको आप देख लेना। ठीक है, यही है, यही आप आंसर है उस क्वेश्चन का, यही आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, चलो इस क्वेश्चन को करो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप इसको, इसके आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है बेटा कि द फैक्टर विच इज नॉट अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन इज। किसी भी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी के कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा? क्या डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी नहीं बदलेगी क्या? कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा आपका, कप्पा होता है। ठीक है, तो क्या डाइल्यूशन करने से वो नहीं होता है, क्या कम हो जाता है डाइल्यूशन करने से? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, देखो पहले आप, इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन स्लाइटली, क्या स्लाइटली डाइल्यूशन करने पे वो इंक्रीज होगा? यही ग्राफ बना था आपका, ये बना था आपका ग्राफ। ठीक है, डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है वो, इसी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कप्पा की बात कर रहे हैं, तो कप्पा की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है कि पर एम एल जो होता है, आयंस जो होते हैं कम हो जाते हैं, आयंस कम हो जाते हैं डाइल्यूशन की वजह से, तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन विच विथ डाइल्यूशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द। क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज, आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज होता है? नहीं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज होता है? नहीं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ एनोजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ एनोजेशन जो होता है बेटा वो क्या होता है आपका, बढ़ता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग होने लगती है आयंस की, इस वजह से ये होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जो है बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट है। द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, कंसंट्रेशन या फिर डिसोसिएशन। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, अगर फोर्थ वाले का आंसर देखो तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1। फोर्थ वाले का आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें तो G इक्वल टू 1/R होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ठीक है, ये बताओ, कंडक्टिविटी यानी कप्पा का फार्मूला क्या था, G इंटू जी स्टार था। ठीक है, G स्टार क्या था आपका, सेल कांस्टेंट था, वो क्या था, L/A था। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये, डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ आयंस के, करेंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइल्यूशन के है, या फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस के है या फिर करंट डेंसिटी। हाँ, तो कप्पा जो होता है बेटा, अगर आप देखो कप्पा की बात करें तो वहाँ पर जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू होगी, तो ये सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, डिक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन, बात कर चुके हैं।
द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लेमडा एम क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलरिटी होती है। मोलरिटी जितना कम होगा उसका जो कप्पा की वैल्यू सबसे सॉरी उसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो। द हाइएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन इज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात किया जा रहा है, यहाँ पे कप्पा की बात की जा रही है। द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा। ये क्या है, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, क्लोरो एसिटिक एसिड है, फ्लोरो एसिटिक एसिड है, डाई फ्लोरो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा वो फोर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है और यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि कप्पा और नॉर्मलिटी दे दिया गया है आपको 0.1, ये कितना दिया है, कप्पा कितना दिया है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग द सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी। रेजिस्टेंस भी दे दिया गया आपको, पूछ क्या रहा है फिर। द सेल कांस्टेंट विल बी, सेल कांस्टेंट क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यानी सेल कांस्टेंट जो जी स्टार है वो क्या हो जाएगा, के बाई कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या होता है, जी इक्वल टू 1/r। इसको अगर पुट करोगे तो कप्पा इंटू आर हो जाएगा आपका कंडक्टेंस। ये रिलेशन आ गया और यहाँ से आप इसको फाइंड कर लोगे, यहाँ से इसका आंसर निकालो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.012, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका ये आपका आ रहा है बेटा, ये आ जा रहा है 0.66 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 0.66। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, तरीका मैंने बता दिया, वो आप कर लोगे, मुझे पता है। यू गाइज आर वेरी स्मार्ट, यू गाइज आर वेरी स्मार्ट। चलो, एट 25 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ नॉर्मल सोल्यूशन। देखो अब ये क्या किया है, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दे दिया है। आप फिर भी आप तब भी कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि कप्पा इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने निकाला है कि रेजिस्टेंस हो जाएगा इनटू सेल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये हमने क्या निकाला है कि जो सेल कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कप्पा इनटू रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये हमने निकाला है। यहाँ पे यूज कर लोगे हो जाएगा। चलो, ये आपके लिए होमवर्क है। एट इनफाइनाइट डायल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Ba2+ और जो Cl का है ये दे दिया गया है। द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 क्या हो जाएगा, BaCl2 का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछा गया है आपको, Ba+ का दे दिया गया है और Cl- का दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ हो जाएगा +2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ Cl, कर दो आ जाएगा ये। चलो करके देख लेना इसको। इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर बेंजोइक एसिड इज इतना एंड इफ द कंडक्टेंस ऑफ बेंजोएट आयन इतना एंड H+ आयन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दे दिया गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू पूछा गया है और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, लेमडा एम अपान लेमडा एम नॉट, ये वैल्यू निकाल लोगे और आपका हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। चलो, ये भी आप इसको आप क्या करिएगा, आप इसको होमवर्क में रख लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग क्या करिएगा होमवर्क में भी करके आइए। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास और हो चुका है द एंड आपके जो ये चैप्टर है। चैप्टर जो है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स एनसीईआरटी उससे ज़्यादा का ही मैंने पढ़ा है, जो कि आपके सीयूईटी लेवल तक का भी ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है,
मैंने कंप्लीट आपका रिवीजन करा दिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 लेक्चर में मैंने इसको फिनिश किया है। क्वेश्चंस ढेर सारे मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आप करते रहिए। आपको डीपीपी मिल जाएगा, उसको सॉल्व करिएगा, उसके सोल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ बेटा कोई भी डाउट होगा तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।